कंपनी जब ब्याज देगी डिबेंचर पे तो वो भी किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? क्योंकि डिबेंचर से जो पैसा लिया गया था वो ओरिजिनली कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंस। तो अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो कौन सी एक्टिविटी, और फिर मैं बैंक को ब्याज चुकाता हूं तो फाइनेंस। मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूं, कौन सी एक्टिविटी? तो अब मैंने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, मेरे पास पैसे आए, 1 साल हो गया, अब मैंने प्रॉफिट कमाया, अब मैं क्या बांटूंगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड बांटना कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। ठीक है, तो जो एक्टिविटी फाइनेंस है उसका रीपेमेंट भी फाइनेंस है, उससे जुड़ी हुई इनकम और एक्सपेंस भी उसी एक्टिविटी का पार्ट बनेंगे। अब मैं तुमसे सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी में आएगा? रटा रटाया मत बताना, मैं फिर से बोल रहा था माइंड को खाली कर लो, ठीक है? मैं बिल्कुल अच्छे से भर दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। इंटरेस्ट पे कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? क्यों पे करेंगे हम इंटरेस्ट? क्योंकि हमने लोन लिया होगा तभी हम चुकाएंगे। तो हमने लोन लिया होगा, फाइनेंस, इसलिए हमने ब्याज चुकाया, फाइनेंस। तो इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हो गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? क्यों? इन्वेस्टिंग। हमें इंटरेस्ट तब मिलेगा जब हमने कहीं और के डिवेंचर खरीदे होंगे, और हमने कहीं और के डिवेंचर खरीदे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें डिविडेंड मिला, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? क्यों मिला होगा डिविडेंड? तुमने कहीं के शेयर खरीदे होंगे, और कहीं के शेयर खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो इसलिए शेयर खरीदना इन्वेस्टिंग है, तो उस पर जो डिविडेंड मिलेगा इन्वेस्टिंग हो जाएगा। मतलब तुमने कहीं शेयर खरीदे, तुमने पैसा लगाया है ना, इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो गया। अब बाद में वहां से डिविडेंड मिला, इसलिए डिविडेंड मिला क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जो डिविडेंड मिला वो इनफ्लो है, और कौन सी एक्टिविटी का? इन्वेस्टिंग का। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंस। पक्का? क्योंकि हम डिविडेंड देंगे अगर हमने क्या किए होंगे? शेयर इशू किए होंगे, और शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंस। बताओ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? सोच समझ के, कौन सी एक्टिविटी का है? क्योंकि जब हम डिविडेंड बांटते हैं तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बांटते हैं गवर्नमेंट को। अगर डिविडेंड बांटना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बताओ, कैपिटल गेन टैक्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? क्यों? क्या स्टॉक एंड ट्रेड बेचने पर कैपिटल गेन लगता है? क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, नहीं लगता। तो किस पर लगता है? फिक्स एसेट बेचो, मशीन बेचो, जमीन बेचो, मकान बेचो, और ये सब क्या है? तुम्हारे इन्वेस्टमेंट। सही है। इसलिए जो कैपिटल गेन टैक्स है वो इनफ्लो या आउटफ्लो? किस एक्टिविटी का? इन्वेस्टिंग। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आउटफ्लो किस एक्टिविटी का? फाइनेंस से। और अगर केवल टैक्स लिखा हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है। मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तुम्हें कम से कम 1.5 लेक्चर तक प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आज कराए तो मजाक था। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कम से कम 2 लेक्चर लगेंगे, हमें 3.5 या 4 लेक्चर लगेंगे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, और 2 लेक्चर या 1.5 लेक्चर ऑपरेटिंग। मतलब हमें आज के अलावा 6 लेक्चर लगेंगे कैश फ्लो में। आज हम सब कर लेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं ना सब कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए कम से कम 6, मतलब तुम्हारे सिलेबस में 2-3 ही चैप्टर होते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे होने चाहिए ताकि तुम्हें अकाउंट में कभी प्रॉब्लम ना आए। एक तो सीपीटी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अगर तुम सही में अकाउंट सीखना चाहते हो। यहाँ पे तुम्हें एनपीओ, सिंगल एंट्री और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये चैप्टर तुम्हारे फंडामेंटल खोल देंगे। इसके बाद कभी है ही नहीं कोई चैप्टर्स ये फाइनल तक जिस दो तुम्हारे दिमाग को इफेक्ट करे अकाउंट से। अकाउंट तुम यहीं तक सीख सकते हो, आईपीसी तक। फाइनल में तुम अकाउंट नहीं सीख सकते। वहां तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखोगे, आईएफआरएस पढ़ोगे, तुम इंडियस पढ़ोगे, लेकिन अकाउंट तो खत्म। अकाउंट तुम आईपीसी के ग्रुप 1 तक ही सीख सकते हो ढंग से। ग्रुप 2 में भी एक आधी चैप्टर है जो ठीक ठाक लगता है, जैसे डिपार्टमेंट टाइप, बस। मतलब तुम समझो तो यहीं तक है अकाउंट का सही स्कोप। सिंगल एंट्री में आप सीखते हैं कि यहाँ से वहां कैसे ट्रांजेक्शन को हम कवर करेंगे। एनपीओ में थोड़ा आउटस्टैंडिंग वगैरह का रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन सबसे बेहतर है, मतलब सबसे बेहतर चैप्टर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट फंडामेंटल्स बनाने के लिए। इसलिए अपन टाइम भी उतना देंगे, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे, लेकिन बाकी भी हमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आई तुम्हें? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। डेफिनेशन बता दूंगा, मैं लिखवा दूंगा। और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन ये है
कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी की जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है ना, रेवेन्यू जनरेट करने की जो मुख्य एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, रेवेन्यू मतलब आय, तो इनकम जनरेट करने की जो तुम्हारी मुख्य काम है उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे खरीदना बेचना, ये मुख्य काम है रेवेन्यू जनरेट करने के। फिक्स एसेट बेचना मुख्य काम नहीं है आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इक्विटी शेयर इशू करना रेवेन्यू जनरेट करने का काम नहीं है, वो इनकम थोड़ी है। लोन ले लोगे तो रेवेन्यू थोड़ी आएगा, वो तो लायबिलिटी आएगी, समझ रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेट करने की जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस जितनी भी इंसिडेंटल एक्टिविटी होती है, जितनी भी इंसिडेंटल एक्टिविटी होती है वो सब भी क्या कहलाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी जो एक्टिविटी अगर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग नहीं है तो अब कैश अकाउंट में तो आएगा ना, चाहे पैसा इंश्योरेंस क्लेम से ही क्यों ना आए, बताओ आएगा या नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो भी आएगा, आपको लॉटरी लगती है तो भी आएगा कैश अकाउंट में, क्योंकि कैश अकाउंट में तो आएगा ना, लॉटरी लगी तो भी। तो अब क्या लॉटरी लगना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने टिकट में इन्वेस्ट करा था, फाइनेंसिंग है, उसी के भरोसे बैठे थे, तो अल्टीमेटली वो क्या बचा, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग की डेफिनेशन ऐसी है कि जो कुछ नहीं है वो ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो इस एंगल से हमें क्या करना है, पढ़ना। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जितना हम समझ पाते हैं उसके हिसाब से हम छांट लेंगे कि इन्वेस्टिंग कौन सा है, और फिर जो बचा सब ऑपरेटिंग में आ जाएगा। बहुत आसान काम है, ठीक है। तो इनमें बताओगे, ठीक है, ओके। डेटर से कलेक्शन, कैश सेल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग। मैं बोला इन पूछे नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इशू ऑफ शेयर, बेड डेट रिकवर्ड, पक्का। तो ऐसे बोलना है, कभी ना समझ में आए तो क्या ये फाइनेंसिंग है, क्या मंगा मंगा के काम चला है। डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग, पक्का। लोन फ्रॉम बैंक, परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, और सोच लो, डिविडेंड पेड, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बस। सो अल्टीमेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश अकाउंट का एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बस इतना बताता है कि कहां से पैसा आया और कहां गया। क्यों, एक लॉजिक और समझ लो, 2 मिनट और लगेंगे। क्यों, आखिर क्यों जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट की जबकि कैश अकाउंट है। तो ये तो समझ गया ना, जो जो यहां लिखा है सब कुछ वहां आएगा 100%, और जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी आता है नीचे, है ना। तो जब सब कुछ ही यहां आना है तो 2 अकाउंट क्यों बन रहा है, एक कैश अकाउंट बन गया आपका, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं ऐसा बताऊं आपको कि ना, इस बार मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, आप खुश हो जाएंगे कि 10 लाख आ गए। और मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसमें से 8 लाख लोन लिए हैं मैंने। अब शेयर होल्डर सोच रहा है कि 10 लाख रुपए आए इस बार, तो अच्छा रिसीट हुआ है। अरे रिसीट तो हुआ 10 लाख, कहां से हुआ ये तो समझो आप। तो आप जब बाइफरकेशन बनाओगे ना कि ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया, तो शेयर होल्डर ये नहीं देखेगा, ये देखेगा कि काम करके कितना आया। ये तो आप फिक्स एसेट बेच बेच के ला रहे हो, इन्वेस्टिंग से पैसा आने का मतलब समझ रहे हो कि आपने क्या किया है, फिक्स एसेट बेच दिया। ये तो कोई खुशखबरी वाली बात नहीं। अगर फाइनेंसिंग से पैसा आया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उधार लिया है, तो ये भी कोई खुशी वाली बात नहीं है। तो हमें ये समझाओ कि आपने काम करके कितना पैसा लाया है। इसीलिए हमें क्या करना है, बाइफरकेशन करना है कि भाई ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फाइनेंसिंग से कितना आया। आप एक झूठी पिक्चर ना दिखाओ कि 10 लाख आया, क्योंकि एक कुछ नहीं बताता, और हर शेयर होल्डर इसमें नहीं ढूंढेगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक, इतना सा थोड़ी कैसे अकाउंट होता है, एक पूरी किताब बनती है बुक्स अकाउंट की, तो मैं तो एक पेज पे बैलेंस शीट बन जाती। तो आप उनका बाइफरकेशन दो। इसलिए बड़ी कंपनियों को जो लिस्टेड होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है अकाउंट स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। लिस्टेड को मैंडेटरी है, बाकी कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है, वो सब अपन एएस में पढ़ेंगे तो नहीं, क्योंकि पूछा नहीं जाता। तो तुम बात समझ गए, पक्का। तो कैश फ्लो में 3 तरीके की चीजें आती हैं, कुछ ऑपरेटिंग से जो पैसा आया गया, कुछ इन्वेस्टिंग में जो पैसा आया गया, और कुछ फाइनेंसिंग में। कोई डाउट यहां तक?
बस 5 मिनट और समझाना है मुझे कुछ, और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर के लिए फॉर्मेट अपन तैयार करेंगे। देखिए, आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स बताना जो आपके मन में आते हैं। यहां से लिखना शुरू करता हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब मैं ऐसा लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ये, ठीक है। डिवेंचर हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं, क्रेडिटर हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं। यह खत्म हो गया। ओवरड्राफ्ट एक बहुत बड़ा लफड़ा है, इस पे 4 बार गाइडेंस नोटिस हुए हैं इंस्टीट्यूट के, हमें पता नहीं चलता। बताओ ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी में आएगा? यहाँ फिक्स एसेट आ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएंगे? इन्वेस्टमेंट, मतलब फिक्स एसेट में लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। एक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में आएगा, ठीक है। इस पे इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोटिस हुए हैं, ठीक है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे इस सब पे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, और बता दो जो भी आ रहा हो। डेटर लिख दें, बेस रिसीवेबल लिख दें, स्टॉक, कैश, ठीक है। अब खत्म करते हैं इसको। हाँ, बैंक तो रह गया यार, बैंक का फर्नीचर यहाँ इसलिए जगह छोड़ी थी मैंने, ठीक है। अभी इस पे बैठ के डिस्कस कर लें क्या हो रहा है। तो देखें, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी आपने बोला मैंने लिख दिया। बैलेंस शीट खुद 3 कैटेगरी में बटी होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, और जो डिबेंचर वाला पोर्शन है या लोन, ये सब आपने क्या करा है? फाइनेंस करा है। और जो फाइनेंस किया है आपने, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया है जमीन में, प्लांट मशीनरी में, इन्वेस्टमेंट में या फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया है आपने, ठीक है। और जो डेटर या बिल्स रिसीवेबल हैं और जो क्रेडिटर हैं या बिल्स पेबल है, ये सब आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सब ऑपरेशन से जनरेट होते हैं। आप माल बेचते हैं इसलिए डेटर बन जाते हैं, ठीक है। आप माल खरीदते हैं इसलिए क्रेडिटर बन जाता है, क्रेडिटर को आप बिल्स पेबल देते हैं तो बिल्स पेबल बन जाता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट खुद अपने आप में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता ही नहीं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो समझते जाना बार बार, कैश तो अलग ही रहता है ना। तो जो डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, ठीक है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग। जो आपने पैसे लगा रखे हैं बड़ी बड़ी चीजों में, वो सब इन्वेस्टिंग। और जहां से पैसा आया, ये सोर्स ऑफ फंड जो है आपका, वो क्या है? आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जरिए। तो चाहे आप कैश अकाउंट को उठा के देख लें, वो 3 कैटेगरी में होता है। आप चाहे बैलेंस शीट को उठा के देख लें, तो वो भी 3 कैटेगरी में बटा होता है, ठीक है। अब यहां से हम शुरू कर लेते हैं कि हम कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे, ठीक है। ये तुम्हें बनाना तो नहीं है इसमें कुछ? नहीं, तुम्हें सब आता है यार। तुम्हें यहाँ ना होते तो किसी को पढ़ा देते बाहर अभी। बस हमें फॉर्मेट पे डिस्कशन करना है, और मैं चाहता हूं तुम इन्वॉल्व होना साथ में, ठीक है। तो बड़ा आसान काम हो जाएगा अपना, ठीक है। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला जो पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया या गया जो कैश है वो बताएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां कहां से पैसा आता होगा, मैं यहां लिख देता हूं इनफ्लो। जो आपके मन में आता है आप बोलते जाएं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, और फिर आप बताना मुझे आउटफ्लो कितना क्या हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है। बस ध्यान रखना ऑपरेटिंग, ताकि आप जो बोलो मैं लिख पाऊं, बार बार टोकना ना पड़े, ठीक है। और आपको भी लगे कि चलो हमारी बात सुनी गई। हाँ, कैश सेल हो सकता है, सेल अकेला कुछ नहीं होता, क्योंकि सेल उधार हो सकता है और कैश हो सकता है, इसलिए आपको करेक्ट बोलना है क्या? कैश सेल्स। कैश सेल से पैसा आता है। और डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जहां जहां से पैसा आता है जोड़ दो, और जहां जहां जाता है उसको हटा दो, बात खत्म। तो कैश सेल से आता है। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर। हाँ, और बताओ कुछ समझ में आ रहा तुम? नेट प्रॉफिट क्या है?
वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। बैड डेट रिकवर्ड हो सकता है, ठीक है। कमीशन रिसीट हो सकती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, नहीं ना, देखें नहीं वो एक उन्होंने ठीक बोला, मैं समझा देता हूं, मतलब आंसर गलत है लेकिन उन्होंने पूछा सही। आपके प्लीज सुने, इन्वेस्टमेंट है आपके 1 लाख के, ठीक है। आप इनको सेल कर देते हैं और ये सेल हो जाते हैं, सेल होने पर आपको प्रॉफिट होता है 1 लाख, सॉरी कितने का, 20,000 का प्रॉफिट होता है आपको सेल करने पर। प्लीज सुन लें, ठीक है। उन्होंने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बाकी ये कवर हो जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हैं, आप जिनको बेचते हैं, सेल करते हैं 20,000 के प्रॉफिट पे। बताएं आपने कितने बेचा? ये हुआ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए में? तो इन्वेस्टमेंट बेचने से जो पैसा आता है वो किस एक्टिविटी का इनफ्लो है? बस 2 क्वेश्चन बताएं तुम्हें, कितना? तुम्हें बस ये बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, और सोच लो। 1,20 आया, और टोटल कितना पैसा आया? टोटल कितना पैसा आया? और इन्वेस्टिंग से कितना आया? तो फिर ऑपरेटिंग से संबंध ही नहीं है, ऑपरेटिंग से कोई रिलेशन ही नहीं है इसका ऑपरेटिंग से, क्योंकि अल्टीमेटली 1,20 आया है जिसको आप कहां दिखाने वाले हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 1,20 तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया ना, तो फिर ऑपरेटिंग का कहां हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं ना, तो वहां इनका कुछ कुछ होता है, इसलिए वो हमारे दिमाग में घूमता है कि उसका कुछ तो करना है। आपको यहां एकदम स्पष्ट सोचना है कि क्या ये पैसा ऑपरेटिंग से आया तो जोड़ें, और नहीं है ऑपरेटिंग का तो नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं। मतलब जो जिन चीजों से पैसा आ रहा है दिखाओ, जैसे नहीं आ रहा है उनके बारे में मत सोचो। अब चलो मैं बोलूं डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन सी एक्टिविटी का खर्चा है? मैं कैश फ्लो नहीं बोल रहा हूं। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है? कौन सी एक्टिविटी का? क्या आउटफ्लो होता है? तो लिखें, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग में कितना पैसा गया। तो डेप्रिसिएशन खर्च तो है लेकिन उसमें पैसा नहीं गया, सही है। तो हमें इस एंगल से सोचना है कि भाई कौन से खर्चे हैं जिनमें पैसा जा रहा है और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से संबंधित है, ठीक है। जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी तुम्हारे मन में पॉइंट आते हैं बिल्कुल पूछते जाना, मैं जितने हो सकेगा पूरे कवर कर लूंगा। और ये पहला दिन है, अभी तो बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अदर मिसलेनियस रिसीट्स, जो भी आ जाएंगे, ठीक है। या इनकम, जैसे आपने रद्दी अखबार बेच दिया, अब आपने स्क्रैप सेल कर दिया है, अखबार बेच दिए पुराने, ठीक है, 8 रुपए किलो, या मॉड्यूल समझ लो सीपीटी के, ठीक है। कई बार तो लोग ग्रुप बंद देते ही मॉड्यूल बेच देते हैं, 8 रुपए के हिसाब से खरीदते हैं 250-250 के। ऐसा कभी नहीं करना है, पेपर का रिजल्ट का वेट करना है हमेशा। तो आपने मान लो मॉड्यूल बेच दिए और आपको 500 रुपए आ गए, तो कौन सी एक्टिविटी का इनफ्लो होगा? क्या ये इन्वेस्टिंग का है? क्या ये फाइनेंसिंग का है? तो फिर किसका है? ऑपरेटिंग, ठीक है। तो वो अपने आप बनने लगेगा, कोई बड़ा इशू नहीं। तो कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर मेजर पार्ट होते हैं, बाकी कमीशन रिसीव हो सकती है, बैड डेट रिकवर्ड हो सकता है, अदर मिसलेनियस इनकम कुछ भी छोटी मोटी हो सकती हैं, ओके, पक्का। अब आप बताएं आउटफ्लो। अब देखो आप नेचर समझ गए, अब यहाँ स्क्रैप सेल लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ कमीशन की जगह कुछ और लिखा होगा तो भी आप समझ, वो सब अपने आप समझ में आता है, नेचर समझ जाएगा। आउटफ्लो आप बताना कौन कौन से इसमें आएंगे। कैश परचेज, ठीक है, और पेमेंट टू क्रेडिटर, ये सबसे बड़े आउटफ्लो होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे बड़ा इनफ्लो है सेल और सेल के कलेक्शंस, और सबसे बड़ा ये इनफ्लो हो गया, सबसे बड़ा आउटफ्लो है परचेज और क्रेडिटर का पेमेंट, ओके। इसके अलावा भी क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ आउटफ्लो होते हैं? वेटेड नहीं होता है आउटफ्लो। अब ऐसा सोचा करो कि आप पैसे देके भेज रहे हैं उसको कि भाई ले जा जी ले जिंदगी। एक्सपेंस पेड, कौन से एक्सपेंस नाम बता सकते हो? रेंट, क्या रेंट ऑपरेटिंग है? सैलरी ऑपरेटिंग है? कमीशन ऑपरेटिंग है? डिस्काउंट ऑपरेटिंग है? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है ऑपरेटिंग, कौन सा है वो? फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो यहां आ सकते हैं
कौन कौन से ऑफिस एक्सपेंस आ सकते हैं, ठीक है, एडमिन के एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, स्टाफ की सैलरी वगैरह का जो भी खर्चा है वो सब इसमें वैसे आ जाता है, एडमिन वगैरह ऑफिस एडमिन में आ जाता है, सैलरी और रेंट एंड सारा खर्चा इसमें आ जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग है या नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में खर्चा होता नहीं है और फाइनेंसिंग में दो ही खर्चे होते हैं, या तो ब्याज दोगे या डिविडेंड, और डिविडेंड दिया तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जब अल्टीमेटली दो ही खर्चे हैं वहां के, तो बाकी सारे खर्चे कहाँ के, ऑपरेटिंग के। तो समस्या है ही नहीं जितनी बड़ी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि आप जब खर्चों को छांटेंगे तो या तो वो फाइनेंसिंग का खर्चा होगा, इन्वेस्टिंग में तो खर्चा होता नहीं, हमने इन्वेस्टमेंट किया उल्टा हमारा खर्च हो रहा है, नहीं होता। इन्वेस्टमेंट खरीदने में अगर तुम बोलो खर्च होता है तो वो तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा इन्वेस्टमेंट की, अभी करते हैं हम ऐसी बातें। तो यहाँ पे जो भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, और मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अदर एक्सपेंस, बताएं एक्रूअल बेसिस पे माइनस होंगे या पेमेंट बेसिस पर माइनस होंगे। मान लो आपकी 10,000 की सैलरी है एम्प्लॉय की, आपने उसको 8,000 दे दिए, 2,000 देना बाकी है, कितना हटाएंगे यहाँ से, 8,000, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं, जितना पेमेंट करेंगे उतना हटाएंगे, ठीक है, पक्का, डाउट तो नहीं किसी को कोई, ठीक है। तो ये जो भी पेमेंट होंगे हम इनको हटा देंगे, ठीक है, और जो भी रिसीट्स होंगे हम उनको जोड़ लेंगे, और ये पेमेंट्स हटा देंगे अपन। तो आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स पेड। आपने टैक्स पे किया, उसके पहले इतना पैसा बचा आपके पास, माइनस कर देंगे आप टैक्स पेड। अगर उसमें लिखा है कैपिटल गेन टैक्स है तो आप इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, आप उसको फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस नहीं करेंगे। लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा टैक्स है, तो फिर आप उसको पूरा अमाउंट को कहां से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग से। यही लॉजिकल है, सही, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स चुकाने के पहले मान लो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाती है, जैसे स्टॉक में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी ने 4 लाख रुपए दिए, स्टॉक में आग लगी तो क्या पैसे गए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 4 लाख रुपए दिए तो क्या पैसे आए। तो आप ये मत समझना कि 4 लाख का स्टॉक जल गया 4 लाख आए तो कौन सा इनफ्लो, अरे प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कैश का इनफ्लो तो है ना। 4 लाख का स्टॉक जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपए दिए तो भी इनफ्लो है।